नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और चेक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अगर आप 70-80% अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अगर कहीं गलती होती है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और उस हिसाब से अपने प्लान को रिवाइज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ। Consider the following statement regarding small farmer agri business consortium। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे SFAC के बारे में पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। और आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है SFAC इज अ ऑटोनोमस सोसाइटी प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। और आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि भी SFAC वाज एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट एग्री बिजनेस वेंचर्स बाय कैपिटलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है SFAC इज द लीड एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नेम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। डिटेल में मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया ये जो सोसाइटी है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है उसे प्रमोट करके हुई है ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप में, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसे काम किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि SFAC जो इसकी जो एस्टेब्लिश्ड है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू किस तरह से असिस्टेंट प्रोवाइड करके काम किया जाना है, इसके बारे में डील करता है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है SFAC ये लीड करती इनेम मार्केट में। इनेम का मतलब आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर फार्मर को एक मार्केट प्रोवाइड करने का एक जरिया है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल थ्री स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें इस स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेशन की, तो ये एक सोसाइटी के रूप में हमारी कंट्री में इसे स्टैब्लिश किया गया था, जनवरी 1994 के अंदर किया गया था। और इसे जो स्टैब्लिश किया गया था उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेंचर कैपिटल असिस्टेंट स्कीम के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो बाद में इसे प्रमोट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन इसका हो जाता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और मेन फंक्शन जो इस बॉडी का कह ले, इस इंस्टीट्यूशन का जो मेन काम ये है कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, मार्केट फील्ड के अंदर एक तरह से प्रमोशन और डेवलपमेंट का काम होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर, उस डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये काम करती है। और ये फार्मर की ग्रोथ और फॉर्मेशन में, मार्केट फॉर्मेशन में उसे हेल्प प्रोवाइड करती है। अब ये कह सकते हैं ये कुल मिला के क्या करती है, इनकी क्वालिटी को इंप्रूव करती है और इनकी एबिलिटी को भी इंप्रूव करती है। ठीक है। और हाँ, अभी जो रिसेंटली जो इनेम स्कीम जो लॉन्च हुई है, इसको इंप्लीमेंट करने में भी ये काफी काम कर रही है। यानी कि तीनों ही ऑप्शन जो हमारे, तीनों जो स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय। आपको ये बताना है ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये कौन सी इंस्टीट्यूशन पब्लिश करती है इंटरनेशनल लेवल पे, आपको इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक करती है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये काम करती है। तो ये चार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनमें से कौन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पब्लिश करती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस काम को करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशनल इंडेक्स जो पब्लिश करती है वो करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसके अंदर इंडिया की जो प्लेस, हमारी कंट्री की जो करंट प्लेस है वो 68 है। और हमारी कंट्री ने 78 से जंप करके 68 प्लेस पे आ गया है, अभी रिसेंट जो डाटा आया है।
और इसका जो हेडक्वार्टर है इस इंस्टीट्यूशन का वो जेनेवा के अंदर है, इसलिए बोला जा रहा है कि जेनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये काम करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जेनोबोट्स के बारे में। अभी जेनोबोट क्या होता है इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है जेनोबोट आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट क्रिएटेड यूजिंग स्टीम सेल। ये स्टीम सेल को यूज करके एक रोबोट क्रिएट किया गया है वर्ल्ड में, ये बोला जा रहा है ये जेनोबोट के बारे में कि जेनोबोट क्या है कि स्टीम सेल को यूज करके एक रोबोट बनाया गया है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग रोबोट है, यानी कि वो अपने आप को सेल्फ हीलिंग भी कर लेता है, अपने आप को ठीक भी कर लेता है, इस टाइप का ये रोबोट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है जेनोबोट कुड बी यूज्ड टू क्लीन द रेडियो एक्टिव वेस्ट, कलेक्ट माइक्रोप्लास्टिक इन द ओशन एंड कैरिंग मेडिसिन इनसाइड ह्यूमन बॉडी। यानी कि जेनोबोट का जो काम है ओशन में जो क्लीनिनेस प्रोग्राम, क्लीनिनेस का जो काम है वो करती है माइक्रोप्लास्टिक एलिमेंट को कलेक्ट करने के, ठीक है, और इसके साथ साथ वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी क्लीन कर देती है। ये सिर्फ ओशन में काम नहीं करती बल्कि उसके साथ साथ मेडिकल इनसाइड, यानी कि किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, कुछ डालना है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। तो ये दो फंक्शन, इसके कुछ फंक्शन आपको बताए गए, दो स्टेटमेंट आपके पास। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ध्यान रहे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट की मीनिंग होती है कि आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट गलत है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट होने की वजह से, यानी कि जैसे आपसे ये बोला गया था कि भी आपको क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो यानी कि इनकरेक्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट जो गलत हो, लेकिन ये दोनों गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है, यानी कि नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया, नाइदर वन नॉट टू। अब डिटेल में जान लेते हैं जेनोबोट के बारे में। तो जेनोबोट का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये जैसे आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया कि वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और ये फ्रॉग सेल को, सेल जो यूज किया, स्टीम सेल यूज किया गया, फ्रॉग से लिया गया है, ठीक है। और ये अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग है, उससे ये इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसका जो मेन फंक्शन है कि ये अपने आप को हील, अपने आप को सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी इसके अंदर है, जिस वजह से ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है, आप ये इस तरह से बोल सकते हो। यानी और इसके साथ साथ इसका जो मेन फंक्शन है, यानी कि जो हमारे एरिया, हमारे इन्वायरमेंट में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको क्लीन करने में, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट को क्लीन करने में, और इसके साथ साथ माइक्रोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो भी चीजें ओशन में अवेलेबल है उस चीज को रिमूव करने में ये काफी हेल्प कर रही है। और साथ ही साथ ये मेडिकल फील्ड में भी, मेडिसिन को ह्यूमन बॉडी में डालने में भी काफी हेल्प कर रही है। तो इस तरह आप ये कह सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी का मतलब है नाइदर वन नॉट टू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपके पास ये तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड ये है आपके पास, और थर्ड स्टेटमेंट ये है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड प्रीमेट स्पीसीज ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंडेंजर कैटेगरी के अंदर जो स्पीसीज आती है उसमें से ये एक है। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, ये सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर पाया जाता है गोल्डन लंगूर। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दे आर लिस्टेड एज इन अपेंडिक्स 1 ऑफ सिटीज एंड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर इसे लिस्ट किया गया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये कुछ 4 ऑप्शन है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है।
ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। सी का मतलब ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि सेकंड स्टेटमेंट आपसे ये बोला गया कि भाई ये जो स्पीसीज है ओनली इंडिया यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ये पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये हमारी कंट्री के साथ साथ ये भूटान के अंदर भी ये स्पीसीज पाई जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री का जो असम वाला रीजन है, असम का वेस्ट यानी कि न्यू बोगईगांव के आसपास का जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट जो है उसके आसपास वो एरिया, और भूटान का जो ब्लैक माउंटेन है उधर ये पाया जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में जो संकोस रिवर है असम के अंदर, संकोस रिवर जो कि असम में, और जो भूटान का जो नॉर्थ एरिया है जहां पे ब्लैक माउंटेन है उस एरिया में ये स्पीसीज पाए जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ब्रह्मपुत्र के रिवर का आसपास का जो एरिया है उस एरिया में ये स्पीसीज पाई जाती है गोल्डन लंगूर। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि भी ये गोल्डन लंगूर जो है जैसे आपसे बोला गया कि ये गोल्डन लंगूर ये हमारी मोस्ट इंडेंजर कैटेगरी के अंदर रखा हुआ उनमें से ये एक स्पीसीज है। हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ ये हमारी कंट्री में जो 1972 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसके शेड्यूल 1 में इसे इनलिस्ट किया गया। अच्छा एक बात और, असम और भूटान के अलावा इसे वेस्टर्न जो असम का जो वेस्टर्न एरिया है ठीक है उधर भी ये पाया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो वेस्ट बंगाल का जो ईस्ट वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल का ईस्ट एरिया, और असम का जो वेस्टर्न एरिया जो मैं आपको बोल रहा हूं न्यू बोगईगांव करीमगंज का जो आसपास का जो एरिया है उस एरिया में ये स्पीसीज पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो गए और सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एनडीआरएफ के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर ये, और वो क्यों है पहले इसके फुल फॉर्म को पढ़िए, आप खुद ही समझ जाएंगे। क्वेश्चन ये आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनडीआरएफ। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ये एक फंड क्रिएट किया गया हमारी कंट्री के अंदर। जितने भी डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी या कोई डिजास्टर होता है उसको डील करने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड स्टेटमेंट ये। और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है आपको। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, एनडीआरएफ इज लोकेटेड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिजर्व फंड नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। यानी कि इस फंड को हमारी कंट्री के अंदर जो अकाउंटिंग होती है हमारी कंट्री गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर ये पब्लिक अकाउंट के अंदर इसे एक आइटम रखा गया है इसे। और ये ध्यान में रखते हुए कि ये एक रिजर्व फंड है जो कि इंटरेस्ट बियर नहीं करती है। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द रिलीफ एक्टिविटी फॉर ऑल द कैलेमिटीज आर मॉनिटर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये डिसाइड करती है कि भी किस तरह इसको खर्च करना है, किस तरह काम करना है, यानी इसको पूरी तरह जो मॉनिटर करने का काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आपको बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है एनडीआरएफ अमाउंट्स कैन बी स्पेंड ओनली टुवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। यानी कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट होगी तो उसके रिगार्डिंग में रिस्पॉन्स करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए और रिहेबिलिटेशन के पर्पज से ही इस फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट है और इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ओनली 1 यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत होने की वजह क्या है पहले ये समझ लीजिए। आपसे जो मिनिस्ट्री बोला गया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ये आती है, नहीं, ये होम अफेयर के अंदर नहीं आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि इसको जो मॉनिटर करने का जो काम है वो कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसे करती है। और इसके पास इसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जो कि ये काम करती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी मॉनिटर करने की जितनी भी एक्टिविटी मॉनिटर कौन करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है।
तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो स्टेटमेंट सेकंड हमारा गलत हो गया। बाकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसा कि आपको ये बोला गया कि भी ये जो इसका जो इस हेड को कहां पे हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में रखा जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये पब्लिक अकाउंट है, अकाउंट के अंदर रखा जाता है जो कि इंटरेस्ट बियर नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आ गया। अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट में जैसे कि आपसे ये बोला गया था कि भी जो भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर वो कहां पे इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा, तो इमरजेंसी रिस्पांस करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए और रिहेबिलिटेशन पर्पस के लिए ही इसे यूज किया जाएगा। यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट हो गया। बस तो कुछ चीजें और भी है बेसिक, वो आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम ही होगा कि 2005 में, 2004 एंड में और 2005 में, यानी कि 2004 में इसके एंड में जब दिसंबर 26-25 के अराउंड सुनामी आई थी हमारी कंट्री और साउथ एशिया के अंदर। अब काफी डिजास्टर क्रिएट हुआ था और उस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को आना पड़ा और 2005 में इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया हमारी कंट्री के अंदर और उसके सेक्शन 46 के अंदर, सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट हमारी कंट्री के अंदर आया, ठीक है। जो भी डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटीज होती है उसके रिगार्डिंग में इसे डील करने के लिए, उसके रिगार्डिंग में एक्शन लेने के लिए इस फंड को क्रिएट किया गया जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके स्कोर कितना है, आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया, हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कृष्णा शाह के नाम से, और फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन नाम से भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो ला सकूं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।